नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और कई दिनों बाद लेकर आया हूँ एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हर बार की तरह मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जैसे भी हो बहुत अच्छे हो, सुखी हो, संपन्न हो और बीमारियों से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल पाता इन्हीं सब बीमारियों के कारण। तो दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा बक करके समय बर्बाद न करके आता हूँ कहानी पर। हाँ, जानता हूँ मैं कि मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, लेकिन क्या है, कई दिनों बाद जब रिकॉर्डिंग करो ना तो बोलने की आदत थोड़ी ख़राब हो जाती है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब माइक भी नहीं है मेरे पास, तो मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग होती है। चलिए कहानी पर आते हैं। ये कहानी है विनोद की, रूपाली की, प्रमोद की, मीनाक्षी की। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। हालांकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर बार नाम बदला जाता है, तो ये नाम भी बदले हुए हैं। चलिए कहानी पर आते हैं। विनोद, रूपाली, इनके दो बच्चे अजय और अनुज, दो बेटे, ये लोग शहर में रहा करते थे। शहर, आप जैसे कोई भी शहर मान लीजिए, भोपाल हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, है ना, ऐसी कोई भी जगह एक आप अपने मन से समझ लीजिए और बस आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि विनोद, रूपाली, अजय, अनुज एक खुशहाल परिवार, मिडिल क्लास फैमिली, जो कि शहर में बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर रही थी। विनोद जी एक अच्छी कंपनी में एक अच्छे ऑफिसर, बड़े ऑफिसर के ड्राइवर थे। ये उनकी कार का मेंटेनेंस से लेके उन्हें कंपनी ले जाना, लाना और बाकी के जो भी काम होते, ज़रूरी काम, वो सब किया करते थे। लेकिन ना, गांव के ये रहने वाले थे और गांव से शहर, ये शहर की चकाचौंध के हिसाब से आए थे। क्योंकि कई लोग होते हैं ना, जैसे कि बता देते कि यार गांव में क्या कर रहा है, खेती बाड़ी में कुछ नहीं रखा, शहर चल, शहर में बहुत काम है, तो ड्राइवर भी अच्छा है, तेरे को अच्छी बड़ी कंपनी में ड्राइवर की नौकरी मिल जाएगी, फिर क्या है, एक अच्छा जीवन जिएगा, बच्चों को एक अच्छी पढ़ाई दे पाएगा, है ना। तो यही सब बातें सुनकर विनोद जी शहर तो आ चुके थे, लेकिन ना धीरे 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 शहर की चकाचौंध में ये मायूस होते जा रहे थे। और जैसा कि इनके दोस्त ने इन्हें बताया था कि बहुत अच्छा पैसा मिलता है, तो पता है होता क्या है शहर में? शहरों में होता तो ये है कि गांव से सीधे साधे भोले वाले लोग आ तो जाते हैं, लेकिन उन्हें जो मेहनताना, जो पेमेंट, जो तनख्वाह मिलनी चाहिए, वो पेमेंट मिलती नहीं है। क्योंकि लोग जो सीधे साधे होते हैं ना, तो बड़ी बड़ी कंपनियों में कई बिचौलिए, बोले तो दलाल टाइप के लोग भी होते हैं, जो इनका फ़ायदा उठाते हैं और इन्हें कम पैसों पर ही रखते हैं और ऊपर की कमाई खाते हैं। ठेकेदार कहते हैं इन्हें, वैसे प्रॉपरली कहा जाए तो ऐसे किसी ठेकेदार के अंडर में ये काम कर रहे थे और इतना अच्छा जीवन, उतनी अच्छी लाइफस्टाइल अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे थे। चलिए, इन सब चीज़ों से तो विनोद जी काफ़ी ज़्यादा मतलब मायूस थे, नाराज़ भी थे, मन में गुस्सा था कि यार इससे अच्छा तो मैं गांव में था। गांव में इनके पास अच्छी खासी ज़मीन थी, एक बड़ा भाई है, माता पिता है, भाभी है। तो विनोद जी अक्सर रूपाली जी से ये कहा करते थे कि यार यहाँ पे मन नहीं लगता, मैं गांव जाना चाहता हूँ। तो रूपाली जी को विनोद जी बार बार ऐसा कहते हैं, तो रूपाली जी विनोद जी से कहती है कि बच्चों की, मतलब अजय और अनुज 6वीं 7वीं कक्षा में पढ़ते थे, तो रूपाली जी बस ये कहती है कि बच्चों का ये साल क्लियर हो जाए, ये लोग पास कर ले अपनी अपनी कक्षाएं, उसके बाद गांव में इनका एडमिशन करा देंगे और अपन लोग यहाँ से अपने गांव में शिफ्ट हो जाएंगे। विनोद जी को रूपाली जी की ये बात बहुत अच्छी लगती है और विनोद जी बोलते चलो अच्छी बात है, इससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी नुकसान नहीं होगा। साल भर ये मन लगाकर काम करते हैं और फिर निकल पड़ते हैं अपने गांव की तरफ। विनोद जी का गांव, अब किसे अपना गांव प्यारा नहीं है, ये बताइए। विनोद जी बहुत खुश थे अपने गांव में। फ़ोन करके ये भी बता देते हैं कि पापा जी, मम्मी जी, हम गांव में ही आ रहे हैं हमेशा के लिए रहने के लिए। लेकिन ये बात ना इनके माता पिता विनोद जी के बड़े भाई को नहीं बताते।
खैर, ये तो उन्हें पता था कि जब विनोद यहाँ परमानेंटली प्रॉपरली अच्छे से शिफ्ट हो जाएगा तो ये तो बात सबको पता चलनी चाहिए, और कोई भी माँ बाप ये नहीं सोचेगा कि भाई के घर पर वापस आ जाने से बड़ा भाई या छोटा भाई क्यों दुखी होगा, क्यों नाराज़ होगा। इसलिए वो लोग भी खुश रहते हैं। जैसा कि विनोद जी अपने माता पिता के को बताते हैं कि मैं फ़लाना फ़लाना तारीख को घर आ जाऊंगा, विनोद जी अपने गांव पहुंच जाते हैं। प्रमोद जी, मीनाक्षी जी जो कि इनके बड़े भैया भाभी हैं, इन्हें विनोद जी को और रूपाली जी को देखकर बहुत खुश होते हैं। प्रमोद जी और रूपाली जी की ना कोई औलाद नहीं थी, इसलिए इन्हें अजय और अनुज से बहुत लगाव था। ये इन बच्चों का मतलब अपने भतीजों का बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था अभी तक कि ये प्रॉपरली यहाँ शिफ्ट हो गए, मतलब हमेशा के लिए, परमानेंटली। तो अब जैसे जैसे ये यहाँ पे घर पे रहते हैं, घर में चहल पहल बढ़ जाती है। भैया भाभी इनके और विनोद जी, रूपाली जी काफ़ी हंसी खुशी बढ़िया सप्ताह भर आराम से रहते हैं। और फिर एक दिन प्रमोद जी, जो विनोद जी के बड़े भाई, विनोद जी को कहते हैं कि चल, अब बहुत तूने घर पर रह लिया, बहुत गांव घूम लिया, ज़रा खेतों के भी दर्शन कर कर आ जाते हैं। फिर तेरा क्या भरोसा कि कब तू शहर निकल जाए, शहर के चकाचौंध में खो जाए। विनोद जी एकदम से कहते हैं कि भैया मैं अब शहर वापस नहीं जा रहा, मैं यहाँ हमेशा के लिए आ गया हूँ। तो प्रमोद जी कहते हैं कि वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हुई, चल आते हैं गांव से। प्रमोद जी विनोद जी के साथ अपने खेतों की तरफ निकल पड़ते हैं, और चलते चलते विनोद जी को समझाने लगते कि यार गांव में ऐसा क्या रखा है जो तू शहर की चकाचौंध छोड़कर गांव पे वापस आ रहा है, लोग तो यहाँ से गांव जाते हैं। तो विनोद जी अपने बड़े भाई को बताते हैं कि ये सब कहने वाली बातें हैं भाई, मतलब गांव में तो लोग सीधे सच्चे होते हैं, लेकिन शहर में लोगों का कोई भरोसा नहीं। लोग किसी की योग्यता का फ़ायदा उठाते हैं और उसे उतना पैसा नहीं देते। बात तो पैसे की ही होती है। इंसान गांव से शहर क्यों जाता है? पैसे के लिए ना। और शहर के जो ठेकेदार होते हैं ना, वो गांव से आए सीधे साधे लोगों को उनका मेहनताना नहीं देते हैं। जैसे कि मुझे 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से रखा जाएगा अगर कहीं पे जॉब पे, तो आधा पैसा ठेकेदार रख लेते हैं और 500 रुपये हमें देते हैं। मतलब हमारी कमाई पे आधा हक उनका होता है। और यही सब मैंने इतने सालों झेला, और बस अब मन उठ गया था तो वापस आ गया। प्रमोद जी कहते हैं चल खैर ठीक है, पर तुझे उस कंपनी को छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में ट्राई करना चाहिए था। विनोद जी के मन में एक बात आती है कि यार भाई मेरे यहाँ आने से खुश नहीं है क्या? तो विनोद जी कहते हैं कि भाई मैंने ट्राई तो बहुत जगह किया था, लेकिन सब जगह यही हाल था, इसलिए मैं वापस आ गया। क्यों, आपको मेरे वापस आने से खुशी नहीं हुई क्या? प्रमोद जी हंसकर कहते हैं अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। तू गांव आ गया है तो अब खेतीबाड़ी में मेरा हाथ बटाएगा, है कि नहीं? तो विनोद जी कहते हैं कि हाँ भाई, अब मैं खेतीबाड़ी में ही ध्यान दूंगा और बाकी गाँव में ही रहूँगा, शहर से दूर रहूँगा, बस बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से करवा दूँ। प्रमोद जी कहते हैं चलो अच्छी बात है। इन दोनों की ये सब बातें हो जाती है। ये लोग अपने खेत में जाते हैं, खेत खलिहान घूम लेते हैं, पानी वानी जो भी देना होता है खेती में, वो सब काम करके वापस आ जाते हैं अपने घर। रात को सब खाना वाना खाकर, मतलब विनोद जी के माता पिता, भैया भाभी, विनोद जी, मीनाक्षी, रूपाली जी, अजय, अनुज, ये सब सो जाते हैं। लेकिन रात में ना प्रमोद जी को नींद नहीं आ रही थी, ये करवटें बदल रहे थे। मीनाक्षी जी कहती है कि क्या बात है, आज बहुत बेचैन टाइप के लग रहे हो। प्रमोद जी कहते हैं कि यार अब तक तो सारी खेतीबाड़ी मेरे हाथ में थी, सारा पैसा मेरे हाथ में आता था, कहाँ कैसा क्या लगाना है सब मैं डिसाइड करता था। लेकिन विनोद, थोड़ा नाम में कन्फ्यूज़न हो रहा है दोस्तों, तो माफ़ कीजिएगा, है ना, आप याद रखिएगा। तो प्रमोद जी अपनी वाइफ मीनाक्षी जी से ये कह रहे होते हैं कि सब कुछ मैं संभालता था, लेकिन अब विनोद आ गया है तो
वो भी संभालेगा तो जो भी पैसा हमारे पास एक मुश्त मतलब जो पूरी राशि हमको मिलती थी अब वो आधी हो जाएगी। क्या पता कल को विनोद बंटवारे की मांग करने लगे। आखिर वो आया तो शहर से ही है ना, और शहर के लोगों को तो तुम जानती ही हो मीनाक्षी, वो सब अपना अपना देखते हैं। मुझे बस इसी बात का डर है। मीनाक्षी जी कहती हैं अपने पति से कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरी विद्या कब काम आएगी। प्रमोद जी कहते हैं कि नहीं, मेरे भाई पे तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, जो भी करना है मैं देख लूँगा। और ये बात यहीं समाप्त हो जाती है और प्रमोद जी और मीनाक्षी जी सो जाते हैं। अगले कुछ महीने काफ़ी अच्छे चल रहे होते हैं, लेकिन खेती के काम में लगातार विनोद जी के इंटरफेयर से, दखलंदाजी से प्रमोद जी को काफ़ी परेशानी होने लगती है। प्रमोद जी समझाते हैं कई बार विनोद जी, प्रमोद जी का आपस में मतभेद भी होता है, बहस होती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मीनाक्षी जी अपने पति को बताए बगैर विनोद के ऊपर एक तांत्रिक प्रक्रिया कर देती है। तंत्र मंत्र, काला जादू, ऐसे ही कुछ कहा जाता है ना, ब्लैक मैजिक को हिंदी में। तो मीनाक्षी जी अपनी विद्या का इस्तेमाल करते हैं, जो भी उन्हें आता था। लेकिन ना मीनाक्षी जी जिनसे भी ये सीखी थी तंत्र विद्या, वो प्रॉपरली सही तरीके से सीख नहीं पाई थी। तो उनसे एक गलती हो जाती है कि जो प्रेत, जो शक्ति ये विनोद जी पर छोड़ना चाह रही थी, ये उनके पूरे परिवार में छोड़ देती है। जिसका आगाज़ होता है विनोद जी से। विनोद जी के परिवार पे मतलब उनके माता पिता या अपने पति पे नहीं। ये खाली विनोद जी को सबक सिखाना चाह रही थी मीनाक्षी जी, इनकी भाभी, लेकिन वो उनके पूरे परिवार के लपेट लेती हैं इन सब चीज़ों में। अब जैसे जैसे विनोद जी के तबीयत पे उन सब चीज़ों का असर पड़ता है, प्रमोद जी, हालांकि देखो भाइयों में प्यार होता है, भले ही मतभेद हो, बहस हो, झगड़ा हो, लड़ाई हो, पर भाई भाई होता है। तो प्रमोद जी को भी विनोद जी की काफ़ी चिंता रहती है। अच्छा, मैं बताता हूँ विनोद जी की तबीयत खराब होने का जो सिलसिला चालू हुआ था वो होता है इनके पाँव से। एक दिन क्या होता है कि चल रहे होते हैं अपने खेतों में, तभी अचानक इनके पाँव में मोच आती है। मोच तो आप समझते हो, है ना। तो मोच आ जाती है, इन्हें काफ़ी दर्द होता है। इनके भाई इन्हें बाकायदा बैलगाड़ी से घर लेकर आते हैं और बोलते हैं कि आराम कर ले, मालिश वाला भिजवाता हूँ, ठीक हो जाएगा, जब तक कि मैं देख लूँगा खेती बाड़ी। चलो ठीक है। जैसे ही इनको मतलब इनकी भाभी को पता रहती है कि सिम्टम्स क्या होंगे, तो इनकी भाभी समझ जाती है कि इन्होंने जो प्रक्रिया विनोद जी पर अप्लाई करी है वो असर कर रही है। विनोद जी के पैर की मोच तो ठीक नहीं होती। जो चीज़ 2 दिन में 3 दिन में ठीक हो जानी चाहिए थी, उस चीज़ को लगभग 15 दिन लग गए। इनके बड़े भाई भी हैरान परेशान है कि ऐसी कैसी मोच आ गई, लेकिन डॉक्टरों को दिखा दिया, सब करा दिया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कभी ये मोच गायब भी हो जाती, मतलब कभी कभी विनोद जी अच्छे से चलते हुए नज़र आते प्रमोद जी को, तो कभी कभी दर्द से कराते। इसी चक्कर में सब में परेशानी में ना प्रमोद जी कहते हैं कि विनोद तू नाटक तो नहीं कर रहा, मतलब हम सब परेशान हैं, पूरा परिवार तेरे लिए, तू कभी सही से चलता है तो कभी लंगड़ाने लग जाता है, दर्द से चिल्लाने लगता है। तो विनोद जी बोलते हैं कि भैया मुझे खुद नहीं समझ में आता, ऐसा लगता है कोई मेरा पैर पकड़ के दबाता है, खींचता है, मेरी नसें जाम कर देता है। प्रमोद जी भले ही काले जादू को जानते नहीं थे, लेकिन इसके सिम्टम्स समझते थे। प्रमोद जी विनोद जी की इस बात को सुनकर चुप हो जाते हैं। वो कहते हैं कि चल छोटे तू आराम कर, मैं पता करता हूँ कि क्या हो रहा है। उस दिन इनकी इतनी ही बात होती है कि रात में मीनाक्षी जी और प्रमोद जी जब सब खाना वाना खाकर सो जाते हैं, ये अपने रूम पर आ जाते हैं, मीनाक्षी जी और प्रमोद जी, विनोद जी के बड़े भैया। और रूम पर प्रमोद जी मीनाक्षी जी से कहते हैं कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने मेरे भाई के ऊपर कुछ ना कुछ छोड़ा है। अगर वाकई में ये सत्य है तो तुमने जो भी छोड़ा है उसे वापस लेना पड़ेगा,
वरना तुम इस घर में नहीं रहोगी। मीनाक्षी जी बोलती कि नहीं, मैंने जो भी किया मैंने तुम्हारे लिए किया, तुम मेरे पति हो, तुम्हें परेशानी में कैसे देख सकती हूँ। आए दिन विनोद का खेतीबाड़ी के काम में दखल अंदाजी करना मुझे पसंद नहीं आ रहा था, और तुम भी तो परेशान थे, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। प्रमोद जी कहते हैं कि भाई को नुकसान पहुंचा के किस भाई को अच्छा लगा, तुमने जो भी किया वापस लो, वरना तुम इस घर पर भी नहीं रह पाओगी और मेरी पत्नी भी नहीं रहोगी। मीनाक्षी जी को इस बात से बहुत दुख, गहरा आघात पहुंचता है। बहुत ज़्यादा कठोर हिंदी तो नहीं बोल रहा, अगर बोल रहा हूँ तो कमेंट करके बता देना, है ना। और अब तक अगर कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मीनाक्षी जी को बहुत दुख होता है प्रमोद जी की इस बात से, तो कहती हैं कि ठीक है, मैं ये जो भी है इसे वापस लूँगी। इन लोगों की ये सब बात चली रही होती है कि अचानक इनके घर से, मतलब इनके रूम के, ये तो अपने रूम में थे, तो इनके घर में बहुत कस के रूपाली जी की, जो इनके छोटे भाई विनोद जी की वाइफ है, उनकी चीखने की आवाज़ आती है एकदम से, बहुत कस के। तो प्रमोद जी और मीनाक्षी जी एकदम से हड़बड़ा के दरवाज़ा खोलते कि भाई ये क्या हुआ, चलो चल के देखते हैं। ये लोग जैसे ही जाकर देखते हैं अपने इनके रूम में, तो ये देखते हैं कि विनोद जी ने अपने आप को फांसी लगा ली है। ये देखकर मीनाक्षी और प्रमोद दोनों स्तब्ध, यानी शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई ये क्या हुआ, अभी तो इसके पाँव में दर्द था, इसने अपने आप को फांसी क्यों लगा ली। प्रमोद जी रूपाली जी से, मतलब अपनी बहू से, विनोद जी की जो वाइफ है रूपाली जी, उनसे पूछते हैं कि ये क्या हुआ, इसने ये सब कैसे किया। तो रूपाली जी कहती है कि मैं तो जस्ट यहाँ किचन में पानी पीने आई थी, पर देखा कि इन्होंने ऊपर फंदा लगा के फांसी लगा ली, और इसके बाद वो कुछ बोलने लायक नहीं रही और रूपाली जी बेहोश हो गए। अब प्रमोद जी घूरते हैं अपनी वाइफ मीनाक्षी जी को और उन्हें थप्पड़ मारते हैं बहुत कस के, और उन्हें कुछ कह नहीं पाते क्योंकि पूरा का पूरा परिवार वहीं था। अब जैसा कि आप सब समझते ही हैं कि जब घर में इतना गंदा, इतना बुरा हादसा हो जाए तो पूरे परिवार की क्या दशा होती है। तभी वैसा ही कुछ माहौल था पूरे घर भर में। गांव में दूसरे दिन विनोद जी का अंतिम संस्कार होता है, पूरी जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो सब होती है, और इनके घर में मातम छाया रहता है। जैसे ही विनोद जी का 10वां 13वां होता है, जो भी संस्कार किए जाते हैं, उसके बाद प्रमोद जी कहते हैं अपनी वाइफ मीनाक्षी जी से कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। तभी मीनाक्षी जी प्रमोद जी को एक बहुत ही बुरी खबर सुनाती है कि मैं ये घर छोड़कर नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मैंने जो विनोद पर किया था वो विनोद पर नहीं, उसके दोनों बच्चों पर, उसकी बीवी पर भी हो गया है, उसके पूरे परिवार पर हो गया है। वो गाज सब पर गिर सकती है, तुम पर भी गिर सकती है और माता पिता पर भी गिर सकती है। मतलब इनके जो विनोद जी के और प्रमोद जी के जो माता पिता थे, वो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इन चारों पर ही हुआ था, लेकिन बाद में ये बताती हैं कि इस चीज़ को अभी रोक पाना असंभव है, इसलिए मैं अपने गांव जाकर अपने जो गुरु हैं उनसे इस चीज़ का उपाय पूछूंगी। प्रमोद जी कहते हैं कि जो भी करना है करो, लेकिन अगर मेरे परिवार में अगर किसी भी एक इंसान की भी मृत्यु होती है तो सबसे पहले मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। मीनाक्षी जी का बहुत बुरा हाल था। हालांकि ये जो ब्लैक मैजिक करते हैं ना, ये कभी वैसे भी खुश तो नहीं रह पाते, इसलिए इन सब चीज़ों से दूर ही रहें तो बहुत अच्छी चीज़ है। खैर, मीनाक्षी जी अपना सामान बांधती है और निकल पड़ती है अपने गांव की तरफ। इनके गांव में जैसे ये पहुंचती हैं तो इनके जो मायका होते हैं, इनके मायके में पता रहता है कि भाई ये सब प्रॉब्लम हो गई है, तो तुम्हें अपने परिवार में रहना चाहिए था, तुम अभी यहाँ क्यों आई। तो जैसे कि इनके परिवार में सबको पता रहता है, इनके परिवार में मतलब इन सब चीज़ों का काम होता था, काले जादू का। तो सबसे पहले मीनाक्षी जी अपने घर पर बताती हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही थी विनोद के आने से, तो मैंने अपने पति की भलाई के लिए कुछ ऐसी तांत्रिक क्रिया कर दी
जिसका असर अब पूरे परिवार पर हो गया। किसी एक इंसान पे विनोद के लिए किया गया था, पर विनोद के बजाय ये पूरे परिवार को लेके जाना चाहता है। अब मुझे इसका हल ढूंढना है। मीनाक्षी जी जाती हैं अपने गुरु के पास। इनकी जो गुरु जी होती हैं, जैसे ये बात सुनती हैं, पहले तो मीनाक्षी जी को जोर का थप्पड़ मारती और कहती है कि डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है। मैंने तुझे ये सब इसलिए नहीं सिखाया था कि तू किसी का बुरा करे, बल्कि इसलिए सिखाया था कि किसी के साथ बुरा हो रहा हो तो उसे रोके। पर तू तो बाकी लोगों की तरह ही निकली। जा यहाँ से, आज से तू मेरी शिष्या नहीं। मीनाक्षी जी बहुत रोती हैं, गिड़गिड़ाती है अपने गुरु के सामने, लेकिन इनकी जो गुरुजी होती हैं वो नहीं मानती और मीनाक्षी जी को बोलती है, चले जाओ वरना तुझ पर ऐसा कुछ छोड़ दूंगी कि तेरा परिवार से पहले तू खत्म हो जाएगी। मीनाक्षी जी वापस चली जाती हैं, अपने घर पर रुकती हैं। 1-2 दिन यही सोच रही होती हैं कि अब मैं क्या करूं, कैसे अपने परिवार को बचाऊं। तभी इनके घर पर एक लड़का आता है, एक बच्चा आता है, बोलता है कि दीदी आपको गुरुजी ने बुलाया है। मतलब इनकी जो गुरुजी का जो भी नाम था, नाम खैर मुझे पता नहीं और मैं अपने मन से रखना भी नहीं चाहता क्योंकि बहुत सारे नाम हो गए। तो मीनाक्षी जी दौड़ी दौड़ी पहुंचती है अपने गुरुजी के पास और बोलती हैं कि जी गुरु माँ बताइए आपने मुझे कैसे याद किया। तो इनकी गुरु माँ बताती हैं कि मैंने तुझे जो भी विद्या दी है ना, मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मैं किसी का बुरा होते नहीं देख सकती। तो इस चीज़ का मैंने उपाय निकाला है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। मीनाक्षी जी कहती है कि मैं समझ नहीं पाई। इनकी गुरु जी बताती हैं कि अगर पूरे परिवार को बचाना है तो जिसने भी ये तांत्रिक प्रक्रिया तेरे परिवार पर करी है उसे ये अपने ऊपर लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो भेजता है वही बुला सकता है। तो मीनाक्षी जी पूछती हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब क्या बुरा हो सकता है इसके बाद मेरे साथ। तो इनकी गुरु माँ बताती हैं कि या तो तेरी जान जाएगी या फिर कुछ भी हो सकता है, पर जो भी होगा तेरे साथ ही होगा, तेरे परिवार के ऊपर नहीं होगा। मीनाक्षी जी कहती कि ठीक है मैं आज ही रात को। तो नहीं, गुरु माँ कहती कि नहीं, आज रात को और यहाँ से नहीं, जहाँ तूने किया था वहीं पे जाकर तू अभी निकल या कल निकल, तेरे को वो प्रक्रिया तेरे घर पर ही करनी पड़ेगी। मीनाक्षी जी दूसरे दिन ही अपने घर निकल पड़ती। घर निकलने के बाद जाकर ये पूरी बात बताती हैं प्रमोद जी को कि जिसने किया है वही इसे वापस ले सकता है। तो लेकिन प्रमोद जी को मीनाक्षी जी ये नहीं बताती है कि इसका बुरा असर उनके ऊपर होगा। प्रमोद जी कहते हैं ठीक है, तुम्हें जो भी करना है करो, मैं जा रहा हूँ खेत पर। ये खेती बाड़ी का काम देखकर जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि मीनाक्षी जी ने वही पूजा पाठ कर लिया है और अब वो भी जो सामान होता है ना यूज़ करने वाला ब्लैक मैजिक में, वो सब एक चीज़ में इकट्ठा करके गांव की तरफ वापस गई है। गांव से मतलब लगे जो जंगल होते हैं ना, कि गांव में खेत खलियान तो होते नहीं अकेले, जंगल भी होते हैं, तो ये जंगल की तरफ वापस गई। प्रमोद जी ने ना रोका ना टोका, कुछ नहीं कहा, वो बस देखते रहे। रात को खाना खाने के समय, मतलब गांव में लोग जल्दी खाना खाते हैं, रात मतलब आप ये मत समझ लेना कि 10-11 बजे, 8 बजे जब मीनाक्षी जी वापस आती हैं तो इनकी सासू माँ पूछती हैं कि बेटा कहाँ गई थी। तो मीनाक्षी जी कुछ भी बहाना बता देती हैं कि इसकी मम्मी से मिलने गई थी, उसकी मम्मी से मिलने गई थी। और फिर अपने पति के साथ इन लोगों सबको खाना खिलाती है, परिवार को, अनुज को, अजय को, और रूपाली जी का भी काफ़ी ख्याल रखती हैं। उसके बाद से इन्हें अपने करने का, मतलब इनके कर्मों का बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा होता है। लेकिन प्रेत जो इन्होंने वापस बुलाया था अपने पास, उसने विनोद के साथ क्या किया था वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मीनाक्षी जी के साथ जो किया वो विनोद जी से भी ज़्यादा भयानक था। मीनाक्षी जी रात रात को, हर रात को चीख चिल्लाने लगती थी सपनों में। इन्हें इतने भयानक भयानक सपने दिखते थे जैसे कि ये किसी दलदल में धंसती चली जा रही है। हर रात को एक भयानक सपना, हर रात को
अपने किसी अपने की भयानक मौत देखना, इससे ज़्यादा बुरा सपना मेरे हिसाब से किसी का हो नहीं सकता। तो ये हर रात ऐसे ही डरावने सपनों का सिलसिला चालू हो जाता है। और वाकई में मीनाक्षी जी बहुत ही मानसिक तौर पे परेशान हो चुकी थी। प्रमोद जी बार बार पूछते कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं तुमने अपने ऊपर तो नहीं लिया ये। तो मीनाक्षी जी बताती हैं कि दरअसल जो मैंने आपको कहा था कि जो भेजता है वही बुला सकता है, पर बुलाने के बाद जो प्रेत होता है वो जो भेजता है ना, उसी के मतलब जो बुलाता है उसी के ऊपर ही अपना असर दिखाने लगता है। मतलब जो करता है ना, करने वाला ही अगर वापस बुलाए तो उसी फिर प्रेत, क्योंकि उसको जो वादा किया जाता है कि जितनी आत्माओं का उसे वो नहीं मिल रही तो वो परेशान करता है, और वही परेशानी वो झेल रही थी। प्रमोद जी कहते हैं कि मैं पंडित जी से बात करूंगा, बहुत हो गया, अब इन सब चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। ये सब बातें होती हैं और पंडित जी को जब प्रमोद जी बताते हैं तो पंडित जी ये कहते हैं कि पहली बात तो ये बात तुम किसी और को मत बताना, वरना खामखा तुम्हारे पूरे परिवार की बदनामी हो जाएगी। इसका हल इलाज जो भी हम सोचते हैं। जैसे ही पंडित जी से मिलकर प्रमोद जी घर वापस आते हैं तो पाते हैं इनके घर में भीड़ लगी हुई है। नहीं, मीनाक्षी जी ने आत्महत्या नहीं करी थी। इनके घर पे भीड़ लगी हुई थी और डॉक्टर साहब भी थे और मीनाक्षी जी एक बेड पर लेटी हुई थी। रूपाली जी, दोनों, उनके दोनों छोटे बच्चे, इनके माता पिता सब काफ़ी परेशानी से देख रहे थे। प्रमोद जी डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि क्या हुआ डॉक्टर साहब, मीनाक्षी को ये ऐसे क्यों लेटी हुई है? तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि आपकी बीवी को लकवा लग गया है, पैरालाइज हो चुकी हैं। इनकी आधी बॉडी अब काम नहीं कर रही है। तो प्रमोद जी कहते कि ये ऐसे कब तक की रहेगी? तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि इसका कोई भरोसा नहीं, ये एक दिन में भी ठीक हो सकती है, एक साल में भी। इसका कुछ खुल के हम बता नहीं सकते। प्रमोद जी समझ जाते हैं कि इस प्रेत ने अपना काम कर दिया और वो बहुत बेइंतहा टूट कर रोते हैं कि अगर मैंने ऐसा कहा नहीं होता तो शायद इसने ऐसा कुछ अपने ऊपर नहीं लिया होता। पर उन्हें ये भी पता था कि अगर मीनाक्षी जी इस बला को अपने ऊपर नहीं लेती तो इनका पूरा परिवार भी चला जाता। किया मीनाक्षी जी ने, लेकिन अब भुगत उनके पति भी रहे। पंडित जी भी आए, उन्होंने भी काफ़ी उनसे जो हो सका पूजा पाठ सब किया, लेकिन ना मीनाक्षी जी इस चीज़ से आज तक नहीं छूटी है और रूपाली जी ही उनका पूरा ख्याल रखती है। जब रूपाली जी उनका खाना पीना और बाकी जो भी कार्यकलाप करवाती हैं, रूपाली जी बताती हैं कि मीनाक्षी जी की आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि किया था मीनाक्षी जी ने, तो पश्चाताप के आंसू ये आज भी बह रहे हैं। तो दोस्तों, हर बार कहानी का अंत अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कभी भी इन सब चीज़ों का मजाक ना उड़ाएं। और जो ये नहीं है कि ये बहुत बुरी विद्या है, अगर कोई सीखना चाहे तो सीखे भाई, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं। मैं इस चीज़ को बढ़ावा भी नहीं देता और ना ही इस चीज़ का कोई अपमान करता हूँ, लेकिन हाँ, भगवान की शरण में रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज बुरा वक्त है पर देर सवेर अच्छा वक्त आता है, ठीक है? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी, जय बजरंगबली। जो आपका मन चाहे कहिए। कहाँ से कहानी सुन रहे बताइए। जल्द ही अगली कहानी लाने की कोशिश करूँगा, पर वादा नहीं कर सकता दोस्तों। तबीयत तो मेरी भी काफ़ी नासाज है और सुधरने में काफ़ी महीने लग रहे हैं। चलिए, मैं अब ये नहीं बताऊँगा कि मुझे क्या क्या हो गया है, क्योंकि यार ऐसा लगता है कि सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, चलता हूँ। ऊपर वाले ने चाहा तो जल्द ही मुलाकात होगी। जय श्री राम, धन्यवाद।